आपसे कुछ देर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही है। देखिए जो कब्र है, कब्र की ओर ले जाते हुए असद को, और वहां चंद लोग मौजूद हैं और पुलिस की टीम वहां मौजूद। और देखिए, आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी है वो बकायदा वीडियोग्राफी कर रहे हैं, बकायदा तस्वीरें यहां पर ली जा रही है। और ये आखिरी पड़ाव पर, अंतिम सफर पर कसारी मसारी कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक के जुल्मों का जनाजा एक तरह से उठा है, उसकी पूरा का पूरा भुगतान देखिए परिवार तो कर ही रहा है, और असद खुद जब इसमें शामिल ही हो गया था तो उसका अंजाम यहाँ पर भुगतना पड़ा। किस तरह से गोलीबारी यहाँ पर की गई थी, जान यहाँ पर ले ली जाती है, और उसके बाद देखिए एनकाउंटर में मारा गया असद। अब उसका जनाजा उठता है, अब उसे यहाँ पर दफना दिया जाएगा। जो दूर के रिश्तेदार हैं, आप समझिए दूर के रिश्तेदार यहाँ पर जो हैं वो इस जनाजे में शामिल है। मनीष, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में असद का शव को दफना दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ से तख्त से उठाकर जनाजे की शक्ल में शव को ले जाया गया है कब्र तक, और कब्र में फिर सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी लोग जो करीब जो संख्या यहाँ से नजर आ रही है लगभग 50 लोग हैं, मतलब चंद लोग ही जो आसपास के लोग हैं और कुछ दूर के रिश्तेदार हैं वो इस पूरी सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बाकी लोग कुछ डरे हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पाए। महिलाएं नजर नहीं आ रही इस पूरे प्रक्रिया में। तो इस्लामिक रीति रिवाज से पूरी जो शव को नहलाने की प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के बाद अब देखिए सामने कब्र नजर आएगी। हालांकि झाड़ियां हैं तो वो सीधी तस्वीरें आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन सामने जो भीड़ है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कब्र बनाई गई है और वहां पर अब जनाजे को रखा गया है। और अब जो इमाम और मौलवी हैं वो शव को दफनाने की पूरी प्रक्रिया को अपनी देखरेख में संपन्न कराएंगे। केवल नजदीकी रिश्तेदारों में जो यहां से नजर आए, डॉक्टर इखलाक आगे चल रहे थे जो असद के फूफा हैं, बॉडी को लेने पहुंचे थे। पीछे उनका भाई चल रहा था अल्तमस। इसके अलावा असद के नाना, मौसा और मामा, ये कुल 5 लोग जो नजदीकी के नाम पर यहाँ पर असद के शव के साथ मौजूद हैं, वो शव को लेकर, जनाजे को लेकर उस कब्रगाह तक पहुंचे हैं। कब्रगाह के पास जो बताया गया है, जो कल हमारी फूफा से बात हुई थी असद के, उनका कहना था कि जो असद के दादा की कब्र है उसके ठीक बगल में असद को दफनाया जाएगा और उसकी तैयारी पहले कर ली थी, फैसला ले लिया। देखिए हम जो यहाँ पर दिखा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि असद कोई वीवीआईपी है या फिर कोई हीरो है। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसका एक मकसद है कि जहां कभी हजारों लाखों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, आज महज गिनती के 20 से 30 लोग वहां पर मौजूद हैं। विनोद, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसी हीरो और किसी ऐसे शख्स का अंतिम संस्कार नहीं है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हों। हमने देखा किस तरह से जब असद का जनाजा निकला तो कितने कम संख्या में लोग थे। लोगों ने आखिरी समय पे असद से दूरियां बनाई, अतीक से दूरियां बनाई। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जब उसके बेटे का जनाजा निकला तो कंधा देने के अलावा गिने चुने ही लोग थे जो पीछे साथ में चल रहे थे। और ये बताने के लिए और दिखाना जरूरी इसलिए भी है कि वो लोग जो जो ये अतीक जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं या उनको लगता है कि अतीक जैसा जो माफिया है और उसका किस तरह का दबदबा होता है, वो आपको एहसास होगा जब अंतिम संस्कार होते जाता है, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। यानी कि जब आपका अंतिम वक्त आता है तब आप कैसे शख्स है, तभी आपकी पहचान होती है। आपने किसके लिए क्या किया है ये तभी मायने रखता है, क्योंकि जब अगर आपके साथ, आपके जनाजे के साथ लोग खड़े हैं, आपके अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, तो माना जाता है कि आपने कुछ अच्छा काम कुछ अच्छे लोगों के लिए किया है। लेकिन ये तस्वीरें जो आज हमने देखी है और देख रहे हैं, वो दिखाता है कि अतीक और उसका जो काम था वो किसी के लिए नहीं था, वो सिर्फ अपने लिए किया। इसीलिए आज वो अकेला है, उसका बेटा अकेला है, उसके बेटे का जब जनाजा निकलता है तो वो अकेले जाता है। तो ये दिखाने के लिए काफी है और बताने के लिए काफी है कि किया गया था यहाँ लगातार, तो आप उसका जिसकी बार-बार खबरें यहाँ पर आती थी। और हेकड़ी ऐसी विनोद की जो पूछताछ होती है उसमें भी कहता है कि बाहर निकलूंगा तो बताऊंगा। अधिकारियों को तब भी हड़काया जाता है जब इस स्तर पर आकर बातें पहुंच गई हैं। बिल्कुल देखिए किस तरीके से कल भी हमने तस्वीरें रात को देखी थी जब वो उसे पुलिस लेकर निकली थी पूछताछ के बाद, और कौशाम्बी के सराव गांव ले गई, वहां से पूरा मुफ्तीपुर थाने ले गई, वहां से फिर उसे मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। दोनों भाइयों के हाथों में हथकड़ियां लगी थी और दोनों बेहद उस वक्त लाचार नजर आ रहे थे। अतीक से कई सवाल पूछे गए, अतीक बिल्कुल खामोश था, उसने कुछ भी नहीं बोला। अशरफ ने जरूर कहा कि अल्लाह ने जो दिया था वो उसने ले लिया है। और ये बताता है कि अतीक और ऐसे लोग जो माफिया होते
होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो अपनी दहशत फैला कर रखते हैं, उनका हश्र कितना बुरा होता है। अंत सबसे ज़्यादा बुरा इन्हीं माफियाओं का होता है। ये एक तरह से एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो इनके रुतबे को देखकर कभी इन्फ्लुएंस होते हो, वो समझ जाए कि इनका अंत सबसे खतरनाक होता है। किस तरीके से एक बेटे की मौत, एनकाउंटर में बेटा मारा जाता है और बाप उसे देख भी नहीं पाता। उसी शहर में है, पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता। उसकी माँ जो जिसने उसे पैदा किया वो आखिरी वो जिंदा है, उसके बावजूद भी अपने बेटे का चेहरा अंतिम बार वो नहीं देख पा रही है। तो ये अंजाम होता है जो लोग ऐसे जराइम की दुनिया में ऐसी दहशत कायम करते हैं, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, तो उनका अंजाम भी इसी तरीका का बुरा होता है। ये जो असद की आज जनाजा निकला, ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको इस बात का एहसास हो कि जब आपका अंतिम समय होता है और जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, आपके अपने पास नहीं पहुंच पाते। देखिए कैसा समय है कि उसका फादर, उसके पिता, उसके चाचा, उसके भाई, कोई भी नहीं शामिल है उसके अर्थी को कांधा देने के लिए। और ये कहावतें हैं कि भाई आपकी असली परीक्षा तभी होती है जब आपका अंतिम समय हो। उस वक्त आपके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, आपके जनाजे में, आपके अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन आज हमने देखा कि अतीक और उसके बेटे के असद की मौत के बाद आज यहाँ पर असद के जनाजे में कोई भी शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा। माँ बाप तो पहुंच ही नहीं पाए, जो क्लोज रिलेटिव्स थे वो भी नहीं पहुंच पाए। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अब वो खौफ जो है अतीक का जो है खत्म हो चुका है। लोग अब उससे जुड़ना नहीं चाहते। पहले एक वक्त था इसी कसारी मसारी इलाके में जहाँ पे अतीक के नाम की डंका बजती थी, उसका नाम ही बहुत ज़्यादा काफ़ी था। वो कोई भी उसके नाम को बताकर कुछ भी कर सकता था, दहशत थी उसके नाम की इस कदर। लेकिन आज जब उसके बेटे की जनाजा निकल रहा है तब उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, कोई भी उसके साथ वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये बानगी है और ये मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि कैसे जो है अतीक और उसके परिवार का अब सफाया हो रहा है और लोग उसे दूरियां बना रहे हैं। जिस धूमनगंज इलाके को लेकर बाकायदा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यहाँ पे लगता है कि पुलिस का नहीं, अतीक की सल्तनत चलती है। उसी धूमनगंज और कसारी मसारी और चकिया के इलाके में आज जो है अतीक के बेटे का जनाजा निकल रहा है और वो भी अकेले निकल रहा है। महज कंधे हैं, 4-5 कंधे हैं जो उसे कंधा दे रहे हैं और 2 से 4 लोग और हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए काफ़ी, बताने के लिए काफ़ी है कि जब आपका अंतिम वक्त होता है और आपके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो उसका अंजाम इतना ही बुरा होता है। अतीक जिस तरह की दहशत कायम की थी उसने इस पूरे इलाके में, पूरे प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश में, वो भले ही जेल में रहता था लेकिन उसके नाम पे हज़ारों लोग कहीं भी इकट्ठे हो जाते थे। आपको याद, सुबह से यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए के पूरे इसमें जो खुलदाबाद का थाना क्षेत्र है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से किया हुआ है। और यहाँ पे इनके 25 से 30 के करीब में रिलेटिव्स जो आए हुए हैं असद के, वो इस पूरे क्रिमेशन के अंदर है और 1-2 वकील भी आए हुए हैं और अभी क्रिमेशन पूरा हो गया। सर एक आखिरी सवाल, शाइस्ता के लिए क्या टीम अभी भी लगी हुई है ढूंढने में? हाँ, तो टीम तो है ही उसके अंदर। कुछ पता क्लू मिला अभी तक कि वो यहाँ आसपास कहीं दिखता? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है आकाश जी, किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी को आप सुन रहे थे जो कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास मौजूद है और बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, इसलिए तैनाती क्योंकि इस तरीके के इनपुट से कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन वहां पर पहुंच जाए, बुर्के की आड़ लेकर वो बेटे के जनाजे में शामिल हो जाए या आखिरी बार उसे देखने के लिए, इस लिहाज से भी पुलिस की तैनाती है। शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है पुलिस। विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ अतीक की बल्कि असद की एक बहुत बड़ी क्राइम कुंडली है। स्कूल के टाइम से उसके किस्से मशहूर हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ स्कूल जाना, खेल में अगर हार जाए तो अपोनेंट को मारपीट देना, टीचर्स के साथ मारपीट कर देना, स्कूल के लोग उससे खौफ खाते थे। उसकी एक अपनी क्राइम कुंडली है। अशरफ ने उसे एक तस्वीर सामने आई थी कुछ दिनों पहले, किस तरीके से 12 साल की उम्र में एक समारोह में रिवॉल्वर पकड़ा दिया था और कहा था कि फायरिंग करो, तड़ातड़ वो दनादन फायरिंग करता है। तो असद की अपनी एक क्राइम कुंडली। लेकिन फिलहाल ये कसारी मसारी कब्रिस्तान जहां पर अतीक के पिता यानी असद के दादा की भी कब्र वहां पर है और ट्रेडिशन ये कि एक ही कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, इसलिए कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है जो अभी थोड़ी देर पहले आप पुलिस अधिकारी को सुन रहे थे, शाइस्ता परवीन जांच का हिस्सा है, इसलिए उस पर नजर है। शाइस्ता परवीन पर पुलिस का बड़ा बयान। अतीक अहमद की पत्नी असद की मां जो कि इस समय फरार है, पुलिस की नजरों से दूर है। पुलिस की टीमें लगातार शाइस्ता परवीन को तलाश रही है और शाइस्ता परवीन पर आरोप यह है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उसने सिम मुहैया करवाए, फंड और लॉजिस्टिक सपोर्ट उसने मुहैया करवाए।
फंड उसने पहुंचाए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पुलिस की ये बड़ा बयान और नजर भी, और लगातार हम कल से अपडेट दे रहे थे कि ऐसे इनपुट थे कि शाइस्ता परवीन बुर्के की आड़ लेकर या किसी भी तरीके से कोशिश कर सकती है कि असद के इस आखिरी समय में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले एक बार शायद वहां पर पहुंच जाए, इसीलिए पुलिस की चौकस नजर वहां पर। देखिए बिल्कुल राकेश, ऐसी कोशिश हो सकती थी शाइस्ता परवीन की। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब झांसी से परिवार को बॉडी दी जा रही थी तो फैसला लिया गया कि नहीं, यहां पर पुलिस बल को साथ भेजा जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और जैसे झांसी में असद की मौजूदगी थी तो हो सकता है कि उसी इलाके में शाइस्ता परवीन मौजूद होते। ऐसे में फैसला लिया गया कि नहीं, पुलिस बल के साथ सबको भेजा जाएगा, उसकी देखरेख में सबको भेजा जाएगा, एम्बुलेंस साथ रहेगी और पुलिस की गाड़ियां साथ रहेंगी। तो पुलिस बल को भेजा गया, इस पूरे पुलिस बल की मौजूदगी में सबको यहां पर लाएगा और यहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई कि शाइस्ता परवीन बुर्के की आड़ में, बुर्के का सहारा लेकर और बाकी महिलाओं को लेकर, अपने कद और आकार की बाकी महिलाओं को लेकर यहां पर आने की कोशिश न करें। इसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में जहां बुर्के वाली महिलाएं मिली, चूंकि मैं जब यहां कब्रिस्तान आ रहा था तो जो बुर्के वाली महिलाएं थी उनको रोका जा रहा था कि भाई आपका घर कहां है, क्यों इस इलाके में आप लोग आए हैं। तो उनसे बातचीत करके जो वहां लोकल महिलाएं थी उन्हें उनके घर भेजा गया। तो शाइस्ता परवीन की तलाश यहां पर भी की जा रही है, ड्रोन लगाकर, आरएएफ की पेट्रोलिंग कराकर पुलिस बल और महिला पुलिस बल को तैनात करके कि अगर शाइस्ता परवीन यहां आने की कोशिश करती है तो फिर बच नहीं पाएंगी। लेकिन संभावना ऐसी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पुलिस बल बहुत एक्टिव था। तो जो आखिरी दीदार करने की जो इच्छा थी एक मां की, वो अधूरी रह गई। और अपराध में यही होता है। अतीक अहमद के गुनाहों का सिलसिला जो 80 के दशक से शुरू हुआ और आज इस पड़ाव पर आ गया है कि वो डर, वो दहशत, वो रसूख, वो दबा, वो जो दबदबा था वो सारा खत्म हो गया और अब अपने बेटे के अंतिम दीदार करने को मोहताज है एक बड़ा माफिया। बेटे जिस बंदूक थाम कर उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा था, वही बंदूक की गोली उसे ले डूबी। बड़ा लंबा इतिहास रहा है राकेश असद का। वो जीशान पर हमला करने की तस्वीरें सबने देखी जिसमें असद मौजूद था, वो डरा रहा था, धमका रहा था, कैसे मुंह तोड़ने की धमकी दे रहा था। उमेश पाल की हत्याकांड को कर रहे हैं, असद की बातचीत कर रहे हैं तो इस बात का जिक्र करना यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि अतीक अहमद के 5 बच्चों में से असद तीसरा बेटा था और अभी तक जो पूरी जुर्म की दुनिया थी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था असद। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि शाइस्ता परवीन चाह भी नहीं रही थी कि असद को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व किया जाए। यह पहला ऐसा केस जिसमें मुख्य तौर पर उसे आरोपी बनाया गया और ये लगातार अपडेट की शाइस्ता परवीन पर पुलिस का बड़ा बयान, पुलिस की पैनी नजर है। आपको बता रहे हैं शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने नजरें बनाई हुई है। बुर्के में आने वाली हर महिला पर पुलिस की नजर। और देखिए वहां पर कई महिलाएं पहुंच रही थी। विनोद और मनीष लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जब यहां पर चेकिंग बाकायदा की जा रही थी, आईडीज चेक हो रहे थे। ये देखा जा रहा था कि कहीं शाइस्ता परवीन तो वहां पर नहीं पहुंच जाएगी बुर्के की आड़ में। विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अभी हम तस्वीरें देख पा रहे थे कि जनाजा यहाँ पर उठा था और अब दफनाने के लिए असद को आगे, अभी उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है, कहां तक वो पूरी प्रक्रिया पहुंच चुकी है? देखिए बिल्कुल जनाजा निकला और चूंकि कब्रिस्तान में ही जनाजा निकला था, कब्रिस्तान से कब्र तक उनको ले जाया गया। कब्र कल से ही तैयार कर दी गई थी। आज सुबह भी कब्र में खुदाई चल रही थी तो कब्र तैयार था। जैसे ही बॉडी पहुंची उसको पहले जो अंतिम प्रक्रिया के तहत बॉडी को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, वो किया गया। उसके बाद उसके कपड़े पहनाए गए और वापस जो बॉडी है अब वो जनाजे में जो है कब्रिस्तान तक, कब्र तक पहुँच गई है। तो अब उसे मिट्टी देने का जो काम होता है वो किया जा रहा है। कुछ ही देर का वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से महज 10 से 15 मिनट का वक्त बचा है जब उनको मिट्टी, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो मिट्टी देंगे। उसके बाद से जो है वहाँ से ये प्रक्रिया जो है पूरी होगी। लेकिन असद के बारे में एक जो कल बड़ा खुलासा किया था और अतीक ने खुद ही ये खुलासा किया था। उसने कल जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तब उसने बताया था कि जो प्लानिंग थी उमेश पाल की हत्याकांड की, उसमें अतीक, उसमें ये तय हुआ था कि असद शामिल तो होगा लेकिन वो फायरिंग नहीं करेगा, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, शूटर से ही उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। लौटते हैं विनोद, मनीष भी लगातार बने हुए। मनीष, तस्वीरें भी यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा और इसके साथ में ये भी बताएगा कि लगातार हमने देखा था शाइस्ता परवीन ने नाराजगी जाहिर की थी कि असद की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर क्यों की गई थी, लेकिन उस दौरान अतीक अहमद ने कहा था कि वो शेर का बच्चा है, उसकी वजह से 18 सालों बाद वो चैन से सोया था और उसी का ये हश्र यहाँ पर हुआ।
अतीक अहमद जब मौजूद नहीं रहते थे तो शाइस्ता परवीन वो महिला थी जो गद्दी संभाला करती थी। गद्दी के नाम से शासन हुआ करता था शाइस्ता परवीन का। कहती थी फोन पर, फोन आ जाएगा साबरमती जेल से, इतनी रंगदारी देनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही डायलॉग शाइस्ता परवीन के हिस्से में था, जो जीशान से बातचीत हुई, जो कि उसके निकटतम है, जो नजदीकी हैं, जिसकी वो मौसी लगती है। उसने बताया कि गद्दी पर बैठकर अतीक के नाम पर अपना रसूख, अपना दबदबा और अपना जो वर्चस्व है उसे कायम रखने का इरादा शाइस्ता परवीन का था। असद को शामिल न किया जाए ऐसी जरूर इच्छा थी कि अभी वो छोटा है, शामिल किया जाए, लेकिन अभी मुनासिब समय नहीं आया कि उसे अपराध की दुनिया में एकदम ऐसे एंट्री दी जाए जिसमें उसका चेहरा बेनकाब हो जाए। असद की एंट्री होती लेकिन सामने नाम नहीं आता, ऐसी शाइस्ता परवीन की कोशिश थी और वही नाराजगी अतीक अहमद को फोन पर उसने जाहिर की थी। तस्वीरें एक बार दिखा देता हूं। यहां पर देखिए जनाजे को ले जाया गया है, वकीलों की टीम मौजूद है, पुलिस अधिकारी हालांकि निकल गए हैं, जो एसीपी डीसीपी यहां पर मौजूद थे। अब चूंकि कब्र में सबको रख दिया गया है और अब इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से कब्र पर मिट्टी डालने की जो कवायद है वो की जा रही है। मौलवी इमाम जो पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं वो कलमा या जो बाकी इस्लामिक जो चीजें होती हैं उसके तहत उस शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करा रहे हैं। और जो जानकारी मिल पाई है, लगभग आधा घंटा पूरा इस कब्र पर मिट्टी डालने में लगेगा, दफनाने में लगेगा और उसके बाद परिवार यहां से रवाना होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है लगभग 1.5 घंटे में यहां पर सुपुर्दे खाक की संपन्न होगी। जो डर था, जो पुलिस के लिए एक संभावना थी कि शाइस्ता परवीन यहां पहुंच सकती हैं, आयशा नूरी जो कि होने वाली सास थी असद की वो यहां पहुंच सकती है, जैनब जो कि चाची थी असद की वो यहां हिस्सा ले सकती है, वो यहां शिरकत कर सकती है। बाकी महिलाओं को लेकर वैसा पुलिस की चुस्ती फुर्ती से, पुलिस के अलर्ट रहने के चलते संभव नहीं हो सका। कि अगर कानून के खिलाफ जाओगे, अगर जुर्म की दुनिया में कदम रखोगे, अगर यूपी पुलिस की टीम पर फायरिंग करोगे, अगर एसटीएफ से मुकाबला करोगे, विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करोगे, तो एसटीएफ ऐसे ही टारगेट करेगी और फिर उसकी गोलियों के शिकार बन जाओगे। पहले एक कुनबा चला करता था जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हो रहा था, सड़क पर काफिला निकला करता था, कोई ओवरटेक नहीं करता था। लेकिन आज इस जनाजे में शामिल होने के लिए उसका व्यक्तिगत परिवार असद का भी वहां पर मौजूद नहीं है। फूफा मौजूद है, मौसा मौजूद है, परिवार के दूसरे लोग मौजूद हैं। तो थी वो वहां पे बैठ करके आए थे वक्त, परिवार के दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन व्यक्तिगत परिवार अतीक अहमद का वो दूर है। यानी असद के माँ बाप, उसके भाई, वो सभी दूर हैं, वो इस जनाजे में शामिल नहीं हो सके। तो ये एक बड़ा संदेश भी है मनीष कि जुर्म की दुनिया से दूर रहो, वरना हश्र ऐसे ही होता है। तो अब चलवा विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष का हम फिर से रुक करेंगे। विनोद, ये बार बार संदेश जाहिर तौर पर गया था कि चाहे भले ही इतने सालों तक आपने माफियागिरी यहां पर की थी, जैसे ही सही सरकार, सही कदम उठाने वाली सरकार आती है तो इसी तरह का हश्र किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से लगातार राजनीति इस मामले पर भी की जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही यहां पर खबर आई थी एनकाउंटर की, एक के बाद एक नेता यहां पर सामने आ जाते हैं, ये कहते हुए, यहां पर मलाल जाहिर करते हुए कि माफिया पर आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जैसे ये एनकाउंटर हुआ, जो सियासी दल थे उन्होंने अपने सवाल उठाने शुरू किए और इसको लेकर कई तरह के अलग अलग पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन पुलिस और सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर था इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार का एजेंडा है, फर्स्ट डे से ही जैसे ही उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनी थी वो तय कर दिया गया था कि अपराधी अब सरकार नहीं चलाएंगे, अब सरकार ही चलाएगी। पहले की सरकारों में अपराधी सत्ता को चलाते थे, अपने हिसाब से तय करते थे कि उसके इलाके में क्या होगा, कौन अधिकारी तैनात होगा, कैसे होगा, और वो खुद बैठकर दूर से रिमोट कंट्रोल से सत्ता को चलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपराधियों को या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ना होगा या जेल के अंदर होना होगा, या फिर उन्हें ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के तहत कल जब ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव ने, वैसी ने सवाल उठाना शुरू किए, बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि अगर जिसको भी लगता है कि एनकाउंटर फेक है या इलीगल है तो वो सवाल उठाने के बजाय कोर्ट के दरवाजे पर जा सकता है। और किसी भी एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट की जांच होती है तो वो उसके अपनी एप्लीकेशन भी इस जांच में अपीयर हो सकते हैं, जांच में जाके अपने बयान भी दर्ज करा सकते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ इलीगल या फेक हुआ है। अब तक 138 एनकाउंटर्स 2017 में जब सरकार बनी तब से हो चुका है और हर एनकाउंटर का जो है वो की मजिस्ट्रेट जांच हुई है और अभी तक सारे एनकाउंटर जो है किसी भी एनकाउंटर को लेकर सवाल नहीं उठे हुए, फेक एनकाउंटर करार नहीं दिया गया है। ये बड़ी उपलब्धि सरकार मानती है, इसलिए कहती है कि अगर अपराधी
पुलिस के ऊपर फायरिंग करेगा तो पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वो भी फायरिंग करे, वो भी रिटेलिएट करे। अब पुलिस के हाथ बंधे नहीं है, खोले गए हैं ताकि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि अतीक जैसा माफिया किस तरह से मिट्टी में मिल रहा है। उसके बेटे का जनाजा आज निकला है और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये दहशत जो अतीक ने कायम की थी करीब 38 सालों में, उसको अब पुलिस इन 7 सालों में खत्म कर रही है। और वो वक्त आ गया जब धीरे धीरे करके उसकी पूरी सल्तनत जो है प्रयागराज में खत्म हो रही है। कल जब जैसे खबर आई कि विनोद, हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से एसटीएफ ने असद को घेरा, क्या कार्रवाई